आज के क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं अपने हिस्ट्री में। क्लास 6 के हिस्ट्री में चैप्टर आपका है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हम लोग इसके पहले 5 चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं और 5 चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम लोग 6 नंबर वाले चैप्टर पे आ चुके हैं हिस्ट्री के अंदर। और हिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक काम जो हम लोग हमेशा करते हैं वही करेंगे यहाँ पे कि पहले चैप्टर के मतलब को समझ लेते हैं कि आखिर हम लोगों को इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। फिर यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग होता चलेगा। सबसे पहला वर्ड है इसमें किंगडम। किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। इसका मतलब हुआ कि पहले के राजा लोग जो रूल करते थे ना किसी जगह पर, तो वो एरिया बहुत बड़ा होता था। मतलब जितना बड़ा बड़ा जिला आपको आज दिखता है, डिस्ट्रिक्ट, इससे कई गुना बड़ा बड़ा। तो किंगडम का मतलब होता है बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा, मतलब आपके सोच के जितना, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा साम्राज्य। एग्जाम्पल के तौर पे कई बार तो किंगडम इतना बड़ा होता था कि उसमें 3-4 स्टेट समा जाए, कई बार इससे बड़ा भी होता था। तो किंगडम का मतलब हो गया साम्राज्य, जहाँ पे कोई राजा क्या करता था, रूल करता था, राज करता था, ठीक ना। तो किंगडम का मतलब सिंपल सा आप समझिए वो जगह जहाँ पे राजा क्या कर रहा है, अपना राज कर रहा है, अपना रूल चला रहा है, अपना पूजा, मतलब अपना पूरा का पूरा राज सिंहासन चला रहा है अपना, ठीक है। ये हो गया हमारा किंगडम। अगला हमारा है किंग। किंग का मतलब आपको पता ही है, राजा होता है। और उसके बाद है अर्ली रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे है कि आखिर उस समय के लोग किस तरीके से रहा करते थे। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। हालांकि आपको ये सब समझ में नहीं आएगा अभी, फिलहाल आप ये समझिए रिपब्लिक का मतलब था कि उस समय के लोग किस तरीके से रहन सहन अपना किया करते थे, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करने वाला है, ठीक है। हालांकि एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि रिपब्लिक का मतलब बहुत और भी कुछ बहुत होता है, लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप ये समझिए कि समाज में लोग किस तरीके से उस समय पे रहा करते थे। तो मोटा मोटी आपको ये आइडिया मिल गया होगा इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर उस समय पे राजा लोग कितने बड़े एरिया पे अपना राज करते थे, कितने दूर तक उनका कंट्रोल फैला हुआ रहता था, राजा कौन होते थे उस समय पे, किस तरीके से लोग राजा बनते थे, इसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उस समय पे लोग रहते कैसे थे, किस तरीके से लोगों को क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में, ठीक है। चलो, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा जो है वो राजा के आसपास ही घूमता रहेगा, ठीक है ना। राजा का कंट्रोल करने का ये तरीका, राजा का राज करने का तरीका, यही सब के बारे में बात चलेगा। और राजा लोगों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार करता था, लोगों को किस तरीके से परेशान करता था, या फिर लोगों को किस तरीके से भलाई पहुंचाता था, है ना, भला करता था, ये सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपना, वो है हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। किस तरीके से कोई आदमी रूलर बन जाता था। रूलर का मतलब हो गया कि किस तरीके से कोई आदमी राजा बन जाता था। रूलर का मतलब क्या समझेंगे, राजा ही समझ एक तरीके से, ठीक ना। तो कैसे लोग राजा बनते थे उस समय पे, थोड़ा सा उसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि अराउंड 3000 ईयर्स अगो द वे ऑफ चूजिंग राजाज वॉज डिफरेंट। यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले राजा चूज करने का जो तरीका था ना, वो अलग था। मतलब कि कौन राजा बनेगा अगला यहाँ का, उसका तरीका क्या था, अलग था। जैसे अभी के समय में क्या, हालांकि अभी के समय में तो राजा महाराजा वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में जब भी राजा महाराजा वाला सिस्टम था, उस समय पे राजा कैसे चुना जाता था पता है आपको। जैसे मान लीजिए कि राजा का बेटा है, तो अगला राजा कौन बनेगा, वैसी बात है उसका बेटा बनेगा, है ना। ऐसे चुना जाता था पहले राजा। लेकिन उससे भी पहले यदि हम लोग आसपास यदि बात करें 3000 के आसपास का, तो उस समय पे राजा चूज करने का तरीका अलग था। कहने का मतलब हुआ कि आज से 3000 साल पहले राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसका डिसीजन करने का तरीका बड़ा अजीब था। उसी को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है, कहानियों में देखा है, टीवी में देखा है, मूवी में देखा है, हम लोग क्या देखते थे कि जो राजा का बेटा होता है वही अगला राजा बनता है। अधिकतर तो हम लोग यही देखते आ रहे हैं। लेकिन आज से 3000 साल पहले राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसका तरीका चूज करने का बिल्कुल अलग था। वो कैसा तरीका था, क्या तरीका था, उसी के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस। आप अश्वमेधा बोलो या हॉर्स सेक्रीफाइस बोलो, दोनों का मतलब क्या समझेंगे आप, सेम समझेंगे। हालांकि क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इन दोनों का मतलब आप फिलहाल सेम समझिए। द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन सच रिचुअल वाज देन टेकिंग प्लेस। उस समय पे राजा चूज करने का जो तरीका था ना, कि राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये चूज करने का तरीका उस समय पे
बिल्कुल अजीब था, और उस तरीके को हम लोग कहते थे अश्वमेधा हिंदी में, और अंग्रेजी में आप उसको कह सकते हैं हॉर्स सेक्रीफाइस। मतलब उस समय पे राजा को चूज करने का तरीका कि राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसके लिए ना एक खेल होता था, खेल नहीं कह सकते हैं, एक तरीके का परंपरा था, उसी को हम लोग कहते हैं हॉर्स सेक्रीफाइस इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कह देते हैं अश्वमेधा। ठीक है, अब ये क्या था, ये क्या है अश्वमेधा, हॉर्स सेक्रीफाइस क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। समझिए आप होता कैसे था, पूरा कहानी समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the राजाज men। जैसे मान लीजिए हम ही वो राजा हैं, सपोज करो, हम क्या करेंगे, एक घोड़ा खोल देंगे, मतलब कि मेरे पास बहुत सारे घोड़ा है, हम एक घोड़ा पूरी तरीके से खोल देंगे, और उस घोड़ा को हम उसके मतलब उस घोड़ा को हम जहाँ वो जाना चाहे वहाँ वो जा सकता है, मतलब उसको भटकने के लिए हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे गांव में होता है ना, गाय को आप खोल दो तो इधर उधर भाग जाती है, बकरी को खोल दो तो इधर उधर भाग जाती है, भैंस को खोल दो तो वो भी इधर उधर भाग जाती है ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपको हम तरीका बता रहे हैं कि उस समय पे किस तरीके से कोई आदमी राजा बनता था, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, पहला क्या होगा, मान लीजिए कि हम वो आदमी हैं, हम वो राजा हैं जिनके पास घोड़ा बहुत है, तो हम क्या करेंगे, एक घोड़ा खोल देंगे और उस घोड़ा के पीछे हम अपना एक आदमी लगा देंगे, बस ये देखता रहे कि घोड़ा कहाँ कहाँ जा रहा है, बस। ठीक है, अब पूरा कहानी समझते चलिए। तो पहला काम हमने क्या किया, राजा को चूज करने के लिए एक घोड़ा को हमने खोल दिया, और खोलने के बाद हमने क्या लगा दिया, उसके पीछे अपना एक आदमी लगा दिया कि तुम बस ये देखते रहो कि ये घोड़ा कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, आगे, इफ द हॉर्स वेंडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट दे हैड टू फाइट। मान लीजिए कि वो घोड़ा एक साम्राज्य से निकला और दूसरे साम्राज्य में चला गया, मतलब कि एक जगह से निकला और दूसरे जगह पे वो घोड़ा चला गया, और जिस जगह पे गया है मान लो वहाँ का राजा यदि इस घोड़ा को रोक देता है, पकड़ लेता है, इसका मतलब है कि वो राजा इस राजा के साथ क्या करना चाहता है, युद्ध लड़ना चाहता है। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने जिस घोड़ा को छोड़ा उसके पीछे हमने क्या लगाया, एक आदमी लगाया, वो देख रहा है घोड़ा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है ना। और वो घोड़ा भटकते 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 कहाँ चला गया, दूसरे राजा के एरिया में चला गया मान लो। और यदि वो राजा उस घोड़ा को क्या करता है, रोक देता है, पकड़ लेता है, जिसका मतलब समझा जाता था कि वो क्या करना चाह रहा है, युद्ध करना चाह रहा है। ठीक ना, अब आगे, इफ they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them। लेकिन मान लो कि उस राजा ने उस घोड़ा को नहीं रोका, उन्होंने उस घोड़ा को जाने दिया, इसका मतलब समझा जाता था कि जिसने घोड़ा को नहीं रोका, जिसने जाने दिया, वो क्या हमसे कमजोर है और वो अपना हार मान रहा है। मतलब कहानी बहुत सिंपल है, देखो इसको ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, सिंपल आप इसको ऐसे समझो, पूरा कहानी की तरह इसे समझो कि आज से 3000 साल पहले, और फिर से बता रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार समझ जाएंगे ना तो आप इसको एग्जाम में ऐसे लिख दोगे, तो ध्यान से समझिए। पहले आज से 3000 साल पहले राजा को चूज करने का तरीका बिल्कुल अलग था। क्या था भाई, उस तरीके को हम लोग क्या बोलते थे, जो तरीका इस्तेमाल किया जाता था उस तरीके को हम लोग हिंदी में अश्वमेधा बोलते थे और इंग्लिश में हॉर्स सेक्रीफाइस बोलते थे। इसमें पूरा कहानी किसका पता है, घोड़ा का है, मतलब कि इसमें घोड़ा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है ना, तो राजा क्या करता था ना, अपने घोड़ा को खोल देता था और उस घोड़ा के पीछे एक आदमी लगा देता था। उस आदमी का काम ये होता था कि तुम बस देखोगे घोड़ा कहाँ कहाँ जा रहा है, और मान लीजिए कि वो घोड़ा मेरे राज्य से निकल के दूसरे राजा के राज्य में चला गया, दूसरे राजा के एरिया में चला गया, और यदि वहाँ का राजा उस घोड़ा को रोक देता है, इसका मतलब समझा जाता था कि दोनों राजा आपस में क्या करना चाह रहा है, युद्ध करना चाह रहा है, और जो जीत गया वो जीत गया, सिंपल, जो हार गया सो हार गया। लेकिन मान लो उस राजा ने उस घोड़ा को नहीं रोका, मतलब जिस एरिया में वो घोड़ा गया है वहाँ का राजा उस घोड़ा को नहीं रोकता है, जाने देता है, इसका मतलब है कि उस राजा ने क्या मान लिया, हार मान लिया। ये तरीका उस समय पे होता था। ठीक है, आगे उसके बाद हाँ, दीज राजाज वेयर देन इन्वाइटेड टू द सैक्रिफाइस which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts। तो जिस राजा ने उस घोड़ा को नहीं रोका, इसका मतलब क्या समझा गया, उस राजा ने हार मान लिया। अब जिस राजा ने हार मान लिया है वो बुलाता था उस राजा को जिस राजा का घोड़ा होता था, मतलब जिसने घोड़ा छोड़ा था,
और वो राजा उसके राज्य में जाता था, वहाँ पे सेक्रीफाइस करता था। सेक्रीफाइस का मतलब होता है पूजा पाठ, बलि देना। जैसे पहले के ज़माने में बड़ा आम बात था, बकरी का बलि देना, भैंस का बलि देना, ये सब उस समय पे आम बात था। बलिदान मतलब काटना, ये सब रीति रिवाज जो होता था उस समय पे, उसको हम लोग कहते हैं सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? सेक्रीफाइस का मतलब यहाँ पे है पूजा पाठ, बलि देना, है ना, ये सब चीज़ है वहाँ पे। तो जो राजा हार मान लिया है, जिन्होंने घोड़ा को जाने दिया, वो क्या करता है, उस राजा को अपने यहाँ पे बुलाता है। कौन से राजा को? जिसने घोड़ा छोड़ा था। बुलाता है, बोलता है कि हुजूर हम हार मानते हैं, आप जीत गए, बिना लड़ाई किए जीत गए। सोचो आज के ज़माने में क्या है, आपको कुछ प्राप्त करना होता है तो आपको लड़ना पड़ता है, लेकिन उस समय पे क्या था, यदि आप उसे घोड़ा को रोक दिए, इसका मतलब है कि दोनों लड़ाई करो, और जो जीत गया सो जीत गया, और जो हार गया सो हार गया। लेकिन मान लीजिए कि आप लड़ना नहीं चाहते हैं, आप अपना हार स्वीकार करते हैं, तो आप उसे घोड़े को रोको मत, जाने दो। यदि वो घोड़ा चला गया, आप नहीं रोके, इसका मतलब आप हार मान गए। और जिसने हार माना है, जिस राजा ने हार माना, उस राजा ने, वो राजा क्या करता है, उस ताकतवर राजा को अपने यहाँ पे बुलाता है, इनवाइट करता है। किसको? जिसका घोड़ा होता है, आता है, पूजा पाठ करता है, और जो राजा पहले वहां का था उसको पद से हटा दिया जाता है, और ये राजा वहां का बन जाता है। कौन राजा बनता है बताओ? जिसका घोड़ा था। तो इस तरीके का वहां पे चलता है। और ये सब पूजा पाठ पंडित जी के साथ होता था, मतलब पंडित जी करवाते थे, और पंडित जी को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलता था उस समय पे, भयंकर तरीके से। जमीन दे दिया, 10 गो हाथी दे दिया, 10 गो घोड़ा दे दिया, ऐसा ऐसा उस समय पे गिफ्ट मिलता था पंडित जी को, पहले, अभी नहीं। आगे, द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्राउट गिफ्ट्स फॉर हिम। और जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा था, वो क्या कर गया, वहां का राजा बन गया। अब देखो वो तो पहले एक जगह का राजा था, एक जगह का राजा वो और बन गया, तो बताओ उसका पावर क्या होगा, घटा या बढ़ा? पावर उसका और बढ़ता चला गया। तो जब वो राजा बनता है दूसरे जगह का, तो उसके वो बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है अपने यहाँ पे कि हम राजा बनने जा रहे हैं इस एरिया का, आप आइए। और उस समय पे राजा के पास जो भी लोग आते थे भेंट करने के लिए, बहुत ही बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आते थे। किसके लिए? राजा के लिए, कि राजा साहब ये आपके लिए। और गिफ्ट क्यों लाते थे पता है? क्योंकि ये राजा क्या हो चुका है, अब और ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, तो गिफ्ट ला देते हैं। और जब भी आप बड़े आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, तो आप क्या लेके जाते हैं? कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, तो फूल या मिठाई कुछ भी आप लेके जाते हैं ना। तो वही बात यहाँ पे हो गया। उसके बाद है, द अदर राजाज वेर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। और उस पूजा पाठ में जो भी अलग अलग प्रकार के राजा और आए हुए रहते हैं, वो सब क्या करता है, बस चुपचाप बैठ के ये सब देखता रहता है। तो सोचो उस समय पे राजा बनने का तरीका कितना सिंपल था। मान लीजिए कि आप किसी घोड़ा को छोड़े और वो किसी एरिया में चला गया, वहाँ का राजा यदि आपके घोड़ा को रोक दे रहा है, इसका मतलब है कि दोनों क्या करना चाह रहा है, लड़ाई करना चाह रहा है। लड़ाई करिए, और जो जीत गया सो जीत गया, जो हार गया सो हार गया। लेकिन मान लीजिए कि जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है, उस राजा के घोड़ा को आप रोकते नहीं है, जाने देते हैं, इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी हार मान चुके हैं। और यदि आप एक बार हार मान चुके हैं, तो उस राजा को अपने यहाँ पे क्या करिए, आप आमंत्रण करिए, बुलाइए, बोलिए कि हुजूर आप यहाँ के राजा बनिए, हम हार मानते हैं, आप पावरफुल है, आप हार मानिए। और जब एक बार ये हो जाता है, तो फिर क्या होता है, पूजा पाठ होता है। जो जिसने घोड़ा छोड़ा था, वो वहाँ के क्या बन जाता है, राजा बन जाता है, सिंपल सी बात है। और उससे भेंट करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, और साथ में लेकर गिफ्ट आते हैं। ठीक है, इस तरीके का हमारे यहाँ पे चलता था। ठीक है, आगे उसके बाद है, प्रीट्स परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्पार्कलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। और जो ये पूजा पाठ करवाता है, वो कौन करवा रहा होता है? सब पंडित जी करवाते हैं। तो पंडित जी आप देखते होंगे कि जब भी पूजा पाठ होता है, तो आदमी के ऊपर जल छींटता है, वो भगवान के ऊपर जल छींटता है ना। तो पंडित जी भी यहाँ पे जैसा उनका रीति रिवाज है पूजा पाठ करवाने का, वो पूरा का पूरा वो करवाते हैं, राजा के ऊपर जल छींटते हैं। तो बहुत तरीके से, मतलब जैसे पूजा पाठ होता है वैसा ही राजा पंडित जी करवाते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद है, द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर ऑफ दिज रिचुअल्स। सबसे ज़्यादा महत्व यदि इस पूजा पाठ में यदि कोई है, तो वो कौन है? राजा है भाई, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, एक पूरे के पूरे राज्य को जीत लिया है ना। तो मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन है? राजा ही है। आगे, ही हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। मतलब राजा का क्या होता था, एक अलग ही जगह होता था बैठने का, एकदम ऊंचा सा जगह, एकदम सिंहासन टाइप, जैसे मूवी में देखते हैं ना आप लोग, ताज पहना हुआ है। या फिर कई बार तो नीचे मतलब कि सीट पे उसका क्या बिछा रहता था, टाइगर का स्किन, मतलब बाघ का
स्किन। ये क्यों रहता है पता है? वो एक तरीके से क्या दिखाता है? पावर को दिखाता है, बहादुरी को दिखाता है कि ये आदमी टाइगर को मारा है। मतलब टाइगर को मारना कोई आम बात हो रही है, बहुत मुश्किल वाली बात है। तो राजा का जो सीट होता था उसके ऊपर ये लोग क्या लगा देते थे? टाइगर का स्किन, ताकि लोगों को लगे कि आदमी क्या बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, तो राजा का अलग ही सीट होता था। उसके बाद है हिज कैरिएटर हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड वॉज विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स चांटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। अच्छा बताओ, राजा के साथ जो हमेशा रहता है वो कौन होता है युद्ध में? मतलब राजा के साथ जो युद्ध में हमेशा रहता है वो कौन होता है? उसका सारथी, जो उसका रथ चलाता है। मतलब राजा युद्ध कैसे लड़ रहा है, राजा युद्ध में डर गया था कि बहुत बहादुरी के साथ लड़ा, केवल ये कौन जान रहा है? उसका सारथी जान रहा है, क्योंकि वो उसके साथ होता है। और सुन पा रही है? तो वो उसका जो कैरेक्टर ही होता है, कैरेक्टर का मतलब होता है जो उसका सारथी होता है, जो उसका रथ चलाता है। तो वो पूरा का पूरा राजा के बारे में जानता है कि राजा हमारा बहादुर है कि डरपोक है, वो सबको जानता है। ठीक है, आगे तो वो बहुत कुछ जानता है, तो लोगों को ये अपने राजा के बारे में अच्छा अच्छा बात ही बताता है कि मेरा राजा ऐसा है वैसा है। ठीक है, आगे हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। और भी सारथी हो गए, फिर से राजा का पत्नी हो गई, उसके बाल बच्चे हो गए, ये सब भी छोटे मोटे रीति रिवाज अपना करते हैं। मतलब कि अरे भाई आप ज़रा सोचो, किसी का पिताजी राजा बना है तो ऑब्वियस सी बात है उसके घर में क्या होने वाला है? पूजा पाठ ये सब होने वाला है, पूरा का पूरा। मतलब उसका बेटा पत्नी हर कोई पूजा पाठ करता ही है, चाहे उस सारथी का हो चाहे उस राजा का हो, हर कोई अपना अपना पूजा करता है। किस खुशी में? कि मेरा राजा क्या बन गया, राजा और बन गया। पहले तो राजा था ही और राजा बन गया दूसरी जगह का, तो इस खुशी में सब कोई उसके लिए पूजा पाठ करते हैं, राजा के लिए। ठीक है, आगे द ऑर्डिनरी पीपल द वेस और वैश्य ऑल्सो ब्राउड गिफ्ट्स। जो वैश्य समाज के लोग होते हैं, सिंपल सा आप ऐसे समझो कि जो आम आदमी होते हैं, वो लोग भी राजा के लिए क्या लेकर आते हैं? गिफ्ट लेकर आते हैं वो लोग भी। किस खुशी में? कि हमारा राजा और पावरफुल हो गया, इस खुशी में। ठीक है, सम पीपल सच एज दोज हु वेर रिगार्डेड एज शूद्र बाय प्रीस्ट वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। लेकिन जो शूद्र होते थे उस समय के, शूद्र का मतलब हो गया थोड़ा सा लोअर कास्ट का आदमी, जो कि पंडित जी बोलते थे कि शूद्र है इसको, मतलब कि जो उस समय के लोग लोअर कास्ट के होते थे उनको पूजा पाठ से बहुत ही दूर रखा जाता था। मतलब उनका मानना यह था पंडित जी लोगों का उस समय पे कि लोअर कास्ट के लोग पूजा पाठ के करीब भी मत आओ, नहीं तो हमारा पूजा पाठ क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, ऐसा उन लोगों का मानना था। तो इस पूरे के पूरे कहानी में अच्छा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है जनपद, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि उस समय पे किस तरीके से राजा बना जाता था। कोई देखा डाउट इसमें? समझ में आया बात? चलिए, तो कोई यदि आपसे पूछे तो आप इसे एकदम कहानी की तरह समझाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है जनपद। अब ये जनपद क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक है जनपद। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ वेयर मैन बिकम रूलर्स, यानी कि किस तरीके से आदमी राजा बनता था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला टॉपिक है हमारा आज का जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है जनपद। अब ये जनपद क्या होते हैं इसके बारे में ही हम लोगों को पूरा का पूरा डिस्कस करना है। चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन। जनपद का मतलब हो गया सिंपल सा, जहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया वही हमारा जगह कहला गया जनपद। सिंपल सा मतलब यहाँ पे समझो कि किसी जगह पर यदि लोग रहना अभी क्या कर चुके, स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे पहले क्या था ना, लोग जहाँ मन तहाँ रहते थे, जहाँ मन करता था लोगों को लोग वहीं रहते थे, क्योंकि हर जगह जगह खाली था। लेकिन क्या आज ऐसा है? नहीं, आप जहाँ चाहें वहाँ आज नहीं रह सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, लोग घूमते रहते थे, भटकते रहते थे, जो अच्छा जगह उनको लग गया वहाँ पे वो लोग रह लेते थे। तो मान लीजिए कोई ऐसा जगह था जहाँ पे लोगों को पसंद आ गया, तो लोग वहाँ पे रहना चालू कर दिए, हमेशा वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहला जाएगा? जनपद कहला जाएगा। ठीक है ना, आगे द राजाज हु परफॉर्म्ड बिग सेक्रीफाइसेस वेयर नाउ रिकॉग्नाइज्ड राजाज ऑफ जनपद रेदर देन जना। अब उसी ग्रुप में मतलब मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों को बहुत अच्छा रहना लग रहा है, मतलब सिंपल सा ऐसे समझिए कि कोई एक जगह है जो जगह लोगों को पसंद आ गया और लोग क्या कर रहे हैं, अब वहीं पे रह रहे हैं। ठीक है,
लोगों ने रहना चालू कर दिया तो वो क्या कहला गया, हमारा जनपद कहला गया। लेकिन उन्हीं लोगों के ग्रुप में एक ऐसा आदमी है जो कि बहुत अमीर है, बहुत पैसा वाला है, बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ करवाता है, वो क्या बन गया, वहाँ का राजा बन गया। मतलब राजा ऐसे भी लोग बनते थे, समझ रहे हैं। राजा किस तरीके से बनता है ये हम लोग पिछले क्लास में भी बात कर चुके हैं। लेकिन एक और तरीका जो था राजा बनने का, वो क्या था कि जो लोग थोड़ा पावरफुल होता था, पूजा पाठ थोड़ा बड़ा करवाता था, धन संपत्ति जिसके पास ज़्यादा होता था, वो क्या हो गया, वहाँ का राजा हो गया। ऐसे भी होता था वहाँ पे, ठीक है। और लोगों ने उसको क्या कहना चालू कर दिया, राजा कहना चालू कर दिया। जैसे आप इसको ऐसे समझो ना, हमारे गली मोहल्ले में भी कोई आदमी यदि बहुत पैसा वाला होता है, बहुत पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी वाड़ी सब है उसके पास, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, राजा आदमी है भाई, एकदम राजा की तरह जीता है, बोलते कि नहीं हम भाषा में। वही बात यहाँ पे था। तो जिस आदमी के पास उस समय पे धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी थोड़ा उस समय पे ज़्यादा होता था, लोग उसको क्या बोल देते थे, राजा बोल देते थे, ठीक है ना। बस ध्यान रखिएगा। आगे, आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दी जनपद सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, एंड अतरंज खेरा नियर ईथ, यानी कि वो भी यूपी में है। मतलब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ऐसे बहुत सारे जगह खोजे हैं जहाँ पे जनपद वाला सिस्टम चलता था। मतलब कि जहाँ पे लोग रहते थे और उन्हीं लोगों के बीच में भी कोई आदमी बहुत अमीर है तो लोगों ने उसको क्या कहना चालू कर दिया, राजा कहना चालू कर दिया। इस प्रकार के जगह हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने बहुत सारे खोज के निकाले हैं। जैसे दिल्ली में हमारा पुराना किला हो गया, यूपी में हमारा मेरठ हो गया, मतलब सॉरी मेरठ के पास में हमारा पड़ता जगह हस्तिनापुर। उसके बाद फिर यूपी में ईथ है, ईथ के बगल में पड़ता है अतरंजी खेरा, जो भी आप बोल लो। ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे जनपद ये सब वाला सिस्टम हम लोगों को देखने को मिला है, ठीक है। आगे, दे फाउंड दैट पीपल लिव इन हर्ड्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। ये भी पता लगाया गया कि ये लोग आपस में क्या रखते थे, अपने पास जानवर जैसे बकरी, भैंस, गाय, ये सब रखा करते थे, और ये लोग झोपड़ी में रहा करते थे। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा सुन के कि राजा झोपड़ी में रहेगा। हाँ, उस समय पे राजा भी झोपड़ी में ही रहते थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। दे ऑल्सो ग्रीव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सीसम एंड मस्टर्ड। ये लोग अलग अलग प्रकार के अनाज भी उपजाते थे अपने खाने पीने के लिए, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, बार्ली हो गया, दाल हो गया, शुगर कैन गन्ना हो गया, सीसम, सरसों मस्टर्ड, सरसों तेल, ये सब हो गया। ये सब भी ये लोग खाने पीने के लिए अपना सामान उगाते रहते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे मेड अर्थन पॉट, सम ऑफ दीज वेयर ग्रे इन कलर, अदर्स वेयर रेड। ये लोग अपने सामानों को इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए घड़ा भी बनाते थे। घड़ा मतलब मिट्टी का बर्तन बनाते थे ये लोग, और मिट्टी का बर्तन अधिकतर इनका कैसा होता था, ग्रे कलर का होता था। मतलब कुछ ग्रे कलर का होता था और कुछ लाल कलर का होता था, ऐसा ये लोग घड़ा भी बनाते थे। पॉट्स हैड यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। और जो घड़ा होता है ना, आज भी यदि आप मिट्टी के दुकान पे जाएंगे घड़ा खरीदने के लिए, तो आपको घड़ा के ऊपर ना अलग अलग प्रकार का शेप बना हुआ दिखेगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, लाइन, ये सब बना हुआ दिखता है। तो ये सब शेप उस समय पे भी देखने को मिलता था, ठीक ना। अब यहाँ पे है हमारा एक पेंटेड ग्रे वेयर। ये क्या होता है जरा समझो। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोल्ट्री फाउंड एट दीज साइट्स इज नॉन एज पेंटेड ग्रे वेयर। इसका मतलब हुआ कि इन जगह पर एक अलग ही प्रकार का घड़ा पाया गया है, जिसमें पानी रख सकते हैं, अनाज रख सकते हैं। इस प्रकार का एक बहुत ही स्पेशल प्रकार का घड़ा पाया गया है, उसी को हम लोगों ने क्या बोला है, पेंटेड ग्रे वेयर। ओके, चलो कोई डाउट इसमें। तो जनपद क्या होता है समझ में आया। एक बार फिर से बता देते हैं। जनपद का मतलब हुआ जहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, वही हमारा जगह कहला गया जनपद। और उन लोगों में ही यदि किसी के पास थोड़ा ज़्यादा पावर है, पैसा ज़्यादा है, तो वो क्या बन गया, वहाँ का राजा बन गया। और ऐसे ऐसे जगह बहुत सारे खोजे गए हमारे इंडिया में, और उन सारे जगह पर ये लोग खाने पीने के लिए अनाज भी उपजाते थे, जानवर भी पालते थे, और अपने सामानों को इकट्ठा करने के लिए मिट्टी का बर्तन भी बनाते रहते थे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो क्या था, घड़ा। क्योंकि घड़ा में आप पानी भी इकट्ठा कर सकते हैं और घड़ा में आप अनाज भी इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा जनपद के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है महाजनपद। देखो अभी हमने पढ़ा जनपद, अगला क्या है, महाजनपद। मतलब कि जनपद के आगे क्या लग गया, वर्ड महा। तो ये अब क्या होता है महाजनपद, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अबाउट 2500 years ago some जनपद्स became more important than other and were known as महाजनपद।
चलिए अब थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझिए, महाजनपद का मतलब हुआ क्या। महाजनपद का मतलब हुआ कि जो आदमी थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मतलब पैसा कौड़ी के मामले में वो क्या हो गया, बहुत आगे निकल गया, उसके पास बहुत हो गया, वो क्या कहला गया बताओ, महाजनपद कहला गया। मतलब सिंपल सा आप इसको ऐसे समझिए, समाज में रहने वाले कुछ लोग हैं जिनमें से एक दो ऐसे आदमी है जो कि बहुत आगे निकल गया, पैसा के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, गाड़ी घोड़ा सब के मामले में बहुत आगे निकल गया वो, तो उसको हम लोग अब जनपद नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे हम लोग उसको, महाजनपद बोलेंगे। मतलब ये बहुत महान आदमी बन गया ऐसा। तो क्या महाजनपद क्या था, कुछ अलग चीज था? नहीं, महाजनपद बेसिकली है कौन, आदमी ही है जो कि क्या कर गया, बहुत ही आगे निकल गया पैसा कौड़ी के मामले में, पैसा प्रॉपर्टी पावर है ना, इन सब के मामले में बहुत आगे निकल गया, जिनके पास बहुत सारा ये सब चीज हो गया, वही हमारा कहला गया महाजनपद। ठीक है, आगे मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। सोचो इस महाजनपद के पास यानी कि इस आदमी के पास एक पूरा का पूरा शहर होता था अपना, कैपिटल सिटी मतलब अपना पूरा का पूरा एक शहर होता था, इनका पूरा शहर पे कब्जा होता था इन लोग का। मैनी ऑफ दिस वेर फोर्टिफाइड, और ये पूरा का पूरा शहर फोर्टिफाइड होता था। फोर्टिफाइड का मतलब हुआ इस पूरे शहर को चारों तरफ से बड़े बड़े दीवारों से घेर दिया जाता था, ताकि कोई आदमी बाहर से इसके अंदर अटैक ना कर पाए, मतलब हमला ना कर पाए, समझ रहे हैं। तो इतना बड़ा बड़ा ये लोगों का एरिया होता था। ठीक है, दिस मीन्स दैट द ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड ब्रिक और स्टोन वेयर बिल्ट अराउंड देम। और दीवार बेसिकली शहर के चारों तरफ किस चीज़ का बना होता था, कई बार लकड़ी का दीवार, कई बार पत्थर का दीवार और कई बार ईंटों का दीवार बना हुआ था, ताकि कोई दूसरा आदमी आके हमारे लोगों पे और हमारे शहर में हमला ना कर सके और लूट ना सके। ठीक ना। अच्छा, अब आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर आखिर ये लोग ये घेरते क्यों थे, फोर्टिफाइड क्यों करते थे, मतलब अपना घर क्यों बनाते थे, महल क्यों बनाते थे, बड़े बड़े दीवार क्यों बनवाते थे चारों तरफ अपने शहर के। इसके पीछे दो कारण है। पहला, टू शो द रिचनेस पावर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द महाजनपद। पहला तो यही दिखाने के लिए लोग बनाते थे कि हम कितना अमीर हैं, हम कितना पावरफुल है, हम कितना महान आदमी है। मतलब उस समय पे जो महाजनपद थे जिनके पास बहुत पैसा आ गया, वो अपना पूरा का पूरा घर बनवाते थे, अच्छा सा आलीशान बंगला टाइप है ना, महल टाइप, और अपने शहर के चारों तरफ क्या करवा देते थे, बाउंड्री लगवा देते थे। ये क्यों करते थे, ताकि लोगों को दिखे कि ये कितना अमीर है, कितना पावरफुल है, कितना महान है ना। पहला कारण इस चीज़ के लिए बनवाते थे अपना पूरा का पूरा महल दीवार, ये सब पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारण क्या था, टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम अटैक्स बाय अदर किंग्स। दूसरा कारण बड़ा आपने अभी सिंपल सा कहा, दूसरा कारण ये था कि अपने लोगों को दूसरे राजा के अटैक से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। मतलब दूसरा राजा हमारे राज्य पे आके अटैक ना करे, हमारे लोगों को मारे पीटे नहीं, उससे क्या किया जा सके, बचाया जा सके। इसीलिए लोग अपने शहर के चारों तरफ बड़े बड़े दीवार बनाते थे, और वो दीवार कई बार लकड़ी का भी बनाते थे, ईंटा का भी, पत्थर का भी, जैसे मन हुआ वैसा ये लोग अपना दीवार बनाते थे। ठीक है, तो ये दो कारण थे जिसके लिए ही ये लोग अपना पूरा का पूरा ये सब चीज़ करते थे, मतलब कि बड़े बड़े दीवार खड़ा कर देना शहर के चारों तरफ, इसीलिए करते थे। ठीक है, दो कारण है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजिली बाय द किंग। अब देखो, जो बाउंड्री के अंदर एरिया है उस एरिया को कंट्रोल करना बहुत आसान होगा राजा के लिए, है कि नहीं। मतलब उस एरिया के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर कितना घर है, कितने लोग हैं, ये सब का पूरा पता लगाना राजा को क्या रहेगा, आसानी रहेगा, है कि नहीं। इसीलिए राजा लोग क्या करते थे, चारों तरफ अपना बाउंड्री गिरवा देते थे, पूरा बाउंड्री लगाओ भाई। इससे राजा को ही सहूलियत होता था, राजा को आसानी होता था चीज़ों को संभालने में। उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर प्रोवाइडेड टू मेक ह्यूज वॉल। और इस बड़े बड़े दीवार को बनाने में महिला, पुरुष, बच्चे, छोटे छोटे सभी लोग काम करते थे। मतलब छोटे बच्चे, महिला, पुरुष, लड़का लड़की, हर कोई बड़े बड़े लोग, मतलब बड़े बड़े दीवारों को बनाने के लिए लोग काम दिन रात करते रहते थे राजा के लिए। द न्यू राजा नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। और जैसे जैसे समय बदला, राजा क्या अपने पास रखना चालू कर दिया, आर्मी। मतलब राजा को ये डर लगने लग गया था, हर राजा को, केवल एक दो को नहीं, हर राजा को धीरे धीरे ये डर लगने लग गया था कि अपने पास यदि एक आर्मी होगा, अपने पास खुद का सिपाही होगा, तो कोई हमारे पर हमला नहीं कर पाएगा। तो लोग, अब राजा ने क्या करना चालू किया, मतलब कि महाजनपद ने महाजनपद अब क्या करना चालू कर दिया, अपने पास एक आर्मी रखना चालू कर दिया, ताकि कोई हमारे पर आसानी से हमला ना कर सके। सोल्जर्स वेयर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। और ये जो आर्मी थे, आर्मी में जो नौजवान थे, सिपाही लोग थे, इनको राजा समय समय पर पेमेंट देता रहता था।
क्योंकि देखो कोई भी आदमी आपके लिए फ्री काम तो करेगा नहीं। जैसे आज हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, है कि नहीं, सिपाही में है, तो क्या इनको पैसा नहीं मिलता है? क्या लोग फ्री में काम करते हैं? नहीं, मिलता है पैसा, ताकि इन लोगों का क्या चल सके, घर परिवार अच्छी तरीके से चल सके। तो राजा के पास जो भी लोग आर्मी के लिए काम करते थे, सिपाही जो लोग थे, उनको भी राजा क्या करता था? पैसा देता था, भैया तुम भी अपना घर परिवार अच्छे से चलाओ, है ना। आगे, पेमेंट्स वेयर मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स, और जो राजा पैसा देता था लोगों को, वो पैसा कैसा होता था? सिक्का टाइप, मतलब कि सिक्का है और उस सिक्के पर किसका मोहर होता था पता है? सिक्के पे उस राजा का ही मोहर लगा रहता था, मतलब राजा का ही उसमें फोटो बना रहता था। जैसे आज हम लोग कोई नोट देखते हैं, इस पर किसका फोटो है? गांधी जी का है। उसी प्रकार से जब सिपाही लोगों को राजा पेमेंट करते थे, पैसा देते थे सैलरी के तौर पे, उसको कैसा सिक्का मिलता था? वैसा सिक्का जिसके ऊपर किसका चेहरा बना हुआ होगा, राजा का चेहरा बना हुआ होगा, ऐसा उन लोगों को मिलता था। ठीक है, तो इस क्लास में हमने जनपद और महाजनपद दोनों को डिस्कस कर लिया। कोई डाउट इसमें? चलो, तो यदि आप आपसे कोई पूछे कि बताओ जनपद क्या है और महाजनपद क्या है, तो सिंपल सा आप ये ध्यान रखना कि लोगों के बीच में जो आदमी थोड़ा सा आगे निकल गया वो हमारा कहला गया जनपद। ठीक है, और जो आदमी बहुत आगे निकल गया वो कहला गया हमारा महाजनपद। सिंपल सी बात है। ठीक है, बस ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगला टॉपिक हमारा है टैक्सेस। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर टैक्स के बारे में, और ये टैक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और किस तरीके से टैक्स वसूला जाता था उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद्स वेयर building huge forts and maintaining big armies, they needed more resources, so they started collecting regular taxes। देखिए, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि महाजनपद क्या होता है। महाजनपद का मतलब हमने बताया था कि जो आदमी उस समय पे थोड़ा बहुत पैसा के मामले में ज़्यादा आगे बढ़ जाता था, मतलब जिसके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा होता था, पावर ज़्यादा होता था, लोगों का सपोर्ट ज़्यादा होता था, वो लोग क्या कहलाते थे? महाजनपद कहलाते थे। और महाजनपद को आप किंग भी बोल सकते हैं एक तरीके से, कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि लोग उसको उस समय पे क्या मानते थे? राजा ही मानते थे एक तरीके से, है ना। और हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि जैसे जैसे समय बदला, जो लोग राजा बने उन्होंने क्या करना चालू कर दिया? अपने पास एक बहुत बड़ा आर्मी रखना चालू कर दिया, ताकि लोगों को उससे बचाया जा सके और हमारे राज्य के ऊपर कोई हमला न कर दे, इससे क्या किया जा सके? बचाया जा सके। इसीलिए उन लोगों ने आर्मी अपने इकट्ठा करना चालू किया, मतलब आर्मी को वो लोग रखते थे, और बड़े बड़े बिल्डिंग भी वो लोग बनाते थे। पिछले क्लास में हमने आपको ये भी बताया था कि राजा लोग यानी कि महाजनपद वो लोग क्या करते थे? अपने शहर के चारों तरफ बड़े बड़े बाउंड्री लगवा देते थे। तो इतना बड़ा आपको बाउंड्री लगवाना है, उसमें लेबर काम करेंगे। इतना बड़ा आपको खुद का रहने के लिए महल बनाना है, उसमें भी लेबर काम करेंगे। इतने बड़े लेवल पे आप आर्मी में लोगों को रख रहे हो, उसको भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा बताओ? क्या राजा अपने पॉकेट से देगा? नहीं, इन सभी के लिए राजा ने क्या किया? लोगों से टैक्स वसूलना चालू कर दिया। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से बता रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े, पहले तो ये समझो कि महाजनपद क्या था। पिछले क्लास में हमने बताया भी था, महाजनपद का मतलब था जो आदमी के पास उस समय पे पैसा, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, पावर थोड़ा ज़्यादा हो गया, वही कहला गया हमारा महाजनपद। और उसको लोग आपस में बोलते भी क्या थे? महाजनपद भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप उसको लोग राजा भी बोलते थे तरीके से, राजा। तो राजा ने अपने पास एक बहुत बड़ा आर्मी रखना चालू किया, आर्मी, और बहुत बड़े बड़े वो महल बनवाता था अपने रहने के लिए भी, और शहर के चारों तरफ बाउंड्री भी लगवाता था बड़े बड़े। और बाउंड्री हमने बताया था लकड़ी का भी होता था, कई बार पत्थर का होता था बाउंड्री, कई बार ईंटे का होता था बाउंड्री। तो इतने बड़े लेवल पे लोग लेबर काम कर रहे हैं, मतलब बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स का मतलब हो गया इतने बड़े बड़े किला आप बनवा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग आप बनवा रहे हैं, और इतना बड़ा आपके पास आर्मी है। तो बताओ, कोई आदमी फ्री में तो काम करेगा नहीं। तो राजा इन सभी को पेमेंट कहाँ से करता था, यानी कि पैसा कहाँ से देता था? अपने पॉकेट से। क्या? बिल्कुल नहीं, अपने पॉकेट से 1 रुपया नहीं देता था। राजा ने सिस्टम निकाला टैक्स का। इन्होंने बोला कि देखो यार, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, और यदि रहता भी तो हम इतना पैसा अपने पॉकेट से देते नहीं लेबर लोगों को, आर्मी लोगों को, क्योंकि हमारा खजाना खाली हो जाता। तो राजा ने यहाँ पे सिस्टम निकाल दिया टैक्स का। उन्होंने क्या बोला कि हम लोगों से ही पैसा इकट्ठा करेंगे, किस रूप में? टैक्स के रूप में। और वही लोगों का पैसा हम लेके किसको दे देंगे? अपने आर्मी के लोगों को देंगे, लेबर को देंगे जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ राजा जो टैक्स इकट्ठा करता था वो क्यों इकट्ठा करता था?
ताकि बड़े बड़े जो बिल्डिंग बन रहे थे उसमें जो लोग काम कर रहे थे उनको पेमेंट किया जा सके, और जो बड़े लेवल पे आर्मी में लोग आए हुए हैं राजा के पास उनको भी पेमेंट कर सके। इसीलिए राजा ने क्या चालू कर दिया, पेमेंट मतलब टैक्स इकट्ठा करना चालू कर दिया। ठीक है, ये दो कारण आपको ध्यान रखना है। बिल्डिंग ह्यूज फोर्स यानी कि बिल्डिंग बनाने जो बिल्डिंग बनाते थे उसमें लेबर काम करते थे उसको पैसा देना था, और जो आर्मी में काम करते थे लोग उसको पैसा देना था। इसीलिए राजा ने टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वेर फार्मर। सबसे ज़्यादा यदि टैक्स किसी चीज़ पे लगता था उस समय पे तो वो किस पे था, क्रॉप पे, अनाज पे यानी कि फसल पे था। क्यों भाई, क्योंकि उस समय पे अधिकतर आदमी किसान थे। तो अब जब अधिकतर आदमी किसान है, अनाज उपजा रहे हैं, तो टैक्स भी किसके ऊपर लगेगा, अनाज के ऊपर ही लगेगा। तो उस समय पे टैक्स अलग अलग चीज़ों पे लगता था, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स यदि किसी पे लगता था तो वो किस पे लगता था, अनाजों पे ही लगता था यानी कि फसल पे लगता था। ठीक है, आगे उसके बाद बागा और शेयर क्या होता है, आप इसको बागा भी बोल सकते हैं और शेयर भी बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का टैक्स का सिस्टम था जो उस समय पे महाजनपद या फिर राजा, जो आप बोलो महाजनपद बोलो राजा बोलो बात सेम ही है। तो उस समय पे जो महाजनपद लोग यानी कि जो राजा लोग टैक्स लेते थे ना, उस टैक्स के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे, बागा, या फिर आप उसको शेयर भी बोल सकते हैं। अब ये क्या होता था जरा इसके बारे में देख लो। द फार्मर्स वर रिक्वायर्ड टू पे 1/6 ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज टैक्स, दिस वॉज नॉन एज बागा और अ शेयर। मतलब आप इसको ऐसे समझो, मान लो कोई किसान है जिन्होंने खेती किया और उनके पास पूरा, चलो मान लो कोई किसान है जिन्होंने चावल का खेती किया, राइस का खेती किया, और उसको 6 बोरी चावल हुआ। तो 6 बोरी चावल में से 1 बोरी चावल किसको देना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। तो 1/6 का मतलब समझ आ गया। 1/6 का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने 6 बोरी अनाज उपजाया, तो 6 बोरी में से आपको 1 बोरी अनाज राजा को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। यही था हमारा बागा और शेयर, जिसको आप बागा भी बोल सकते हैं और शेयर भी बोल सकते हैं। तो बताइए ये एक तरीके से क्या था, टैक्स का सिस्टम था। बात समझ आ रही है, चले बहुत अच्छी बात है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ बागा या फिर शेयर क्या था, तो बताइएगा कि ये एक सिस्टम था जिसके द्वारा राजा लोगों से 1/6 टैक्स लेता था। 1/6 का मतलब हुआ कि यदि आपने 6 बोरी अनाज उपजाया है तो 1 बोरी अनाज आपको राजा को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर वे टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, दिज कुड हैव बीन इन फॉर्म ऑफ लेबर। यहाँ तक के टैक्स क्राफ्ट पर्सन पे भी लगता था। क्राफ्ट पर्सन का मतलब हो गया कि जो कि कलाकारी का काम करते हैं। कलाकारी का मतलब हो गया जो कि टेबल, कुर्सी, बेंच, सोफा ऐसे बनाते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं क्राफ्ट पर्सन। अब राजा सोचो इससे टैक्स कैसे लेता होगा। राजा इससे टैक्स अनाज के रूप में नहीं लेता था, पैसा के रूप में नहीं लेता था, बल्कि इसे टैक्स के रूप में इनसे काम करवा लेता था। मतलब मान लो राजा को कुर्सी बनवाना हो, टेबल बनवाना हो, ब्रेंच बनवाना हो, तो क्या वो पैसा देके बनवाएगा? नहीं, राजा के पास लकड़ी का कमी तो है नहीं। जिसको बोलेगा वही इंसान जंगल से काट के लकड़ी ला के राजा को दे देगा। तो लकड़ी तो आ गया, अब उसको टेबल, कुर्सी, ब्रेंच बना के राजा को देगा कौन? इसके लिए आते थे कौन? क्राफ्ट पर्सन, मतलब जो लोग इसमें माहिर होते हैं, कुर्सी बनाने में, टेबल बनाने में। तो जो क्राफ्ट पर्सन थे वो लोग भी टैक्स देते थे सरकार को, सरकार बोल रहे, सॉरी माय मिस्टेक, राजा को। ये लोग भी टैक्स देते थे राजा को, लेकिन किस रूप में? लेबर के रूप में। मतलब कि जाके टेबल बना देना, कुर्सी बना देना, ब्रेंच बना देना। तो बताओ क्या ये एक तरीके का टैक्स ये नहीं है? बिल्कुल टैक्स है, ये भी एक तरीके का टैक्स ही था। ठीक है, आगे तो ये लोग पैसा, अनाज ये सब नहीं देते थे, ये लोग जाके अपना लेबर देते थे, मतलब अपना कुछ काम कर देते थे राजा के लिए, वही हो गया इसका टैक्स। आगे फॉर एग्जाम्पल अ वीवर और अ स्मिथ हैड टू वर्क फॉर अ डे इवन मंथ फॉर द किंग। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे वीवर का मतलब होता है जो कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बुनना, चटाई बुनना, ये सब लोग भी राजा को टैक्स देता था। किस रूप में? जाके काम कर देते थे, वही हो गया उसका टैक्स। जैसे मान लो कि वीवर यानी कि कपड़ा बुनने वाला आदमी है, तो राजा के पास जाएगा, राजा के लिए कुछ कपड़ा बुन के दे देगा। राजा को कोई अच्छा सा कपड़ा बनवाना वो बना के दे देगा फ्री में, हो गया उसका टैक्स, है ना। उसी प्रकार से मान लो कोई आदमी है स्मिथ, स्मिथ का मतलब होता है सोनार आप बोल सकते हैं, या फिर लोहार बोल सकते हैं। ये सब कैसे टैक्स देता था? सोना के रूप में, चांदी के रूप में नहीं। ये लोग बोलता था कि हुजूर हम टैक्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम खुद गरीब आदमी हैं। तो ये लोग जाके राजा के लिए कुछ बना के दे दिया। जैसे मान लो कि लोहार है, तो राजा के लिए 10 गो तलवार बना दिया, राजा के लिए 20 गो भाला बना दिया, वो हो गया उसका लेवल, वो टैक्स, है ना। उसी प्रकार से मान लो कोई सोनार है जो कि सोना चांदी का काम करता है, वो क्या करेगा? राजा के लिए एक अच्छा सा आभूषण बना देगा, मतलब अच्छा सा गला का सेट बना देगा,
एक अच्छा सा अंगूठी बना देगा। तो ये लोग भी टैक्स देते थे, लेकिन किस रूप में? मेहनत के रूप में, लेबर के रूप में। ठीक है, आगे। और ये लोग जो मतलब ये लोग राजा के लिए कई बार तो एक दिन भी काम करते थे, कई बार महीनों तक ये लोग काम करते रह जाते थे राजा के लिए, ताकि राजा को टैक्स ना दे पाए तो कम से कम अपना समय दे दो, कुछ बना के दे दो उनको, है ना। इस तरीके से ये लोग काम करते थे। तो कहने का मतलब हर आदमी से राजा टैक्स लेता था, किसी से पैसे के रूप में, किसी से अनाज के रूप में, तो किसी के मेहनत के रूप में। ठीक है, आगे। हर्डर्स वेर ऑल्सो पेड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, यानी यहाँ तक के हर्डर मतलब हो गया जिनके पास गाय भैंस ये सब ज़्यादा होता है ना, जो गाय भैंस बैल बकरी सब चराते हैं और पालन करते हैं, उनसे भी राजा टैक्स लेता था। किस रूप में? पहला जानवर के रूप में। मान लो कोई आदमी के पास 100 गो गाय है, तो राजा बोलता था कि यार तुम्हारा ये 2 गो गाय हमको पसंद आ गया, ये हमको दे दो। बोलता था ठीक है हुजूर, ले जाइए, आप ही का सब सामान है, ले जाइए। तो कहने का मतलब जो गाय भैंस ऐसे पालते थे वो लोग भी टैक्स देते थे। किस रूप में? जानवर के रूप में। और किस रूप में? और किस रूप में? एनिमल प्रोड्यूस के रूप में। एनिमल प्रोड्यूस का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए गाय है, आज का दूध चलो राजा के यहाँ पहुँचा देते हैं, मान लो, इमेजिन करो। तो दूध हो गया, मक्खन हो गया, जो समय पे बनता था वो सब चीज़ ये लोग राजा के पास जाके पहुँचा देते थे टैक्स के रूप में, क्योंकि लोग उतना पैसा दे नहीं पाते थे, अनाज दे नहीं पाते थे, तो इनके पास जो सामान होता था यही सामान ये लोग राजा को भेंट कर देते थे, यानी कि गिफ्ट दे देते थे टैक्स के रूप में। आगे, हंटर्स एंड गैदरर्स वेर ऑल्सो पेड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यहाँ तक के जो हंटर होते थे, हंटर मतलब जो जानवर को मार के खाते हैं, और गैदरर का मतलब हो गया जो कि जंगल भटकते हैं, साग सब्जी फल फूल इकट्ठा करते हैं, पेड़ों से तोड़ते हैं, इन सब से भी राजा टैक्स लेता था। जैसे मान लो हंटर है, इमेजिन करो, हंटर का मतलब कौन? जो शिकार करता है। तो हंटर से कैसे टैक्स लेता था? जैसे मान लो कोई आदमी हंटर है, उनसे टैक्स कैसे लेगा राजा? बोलता था यार जाओ जंगल और एक अच्छा सा जानवर आज मेरे लिए मार के लेकर आओ, हमको खाने का मन कर रहा है, तो ला के दे दिया, वही हो गया उसका टैक्स। ठीक है, उसी प्रकार से मान लो गैदरर है, गैदरर का मतलब हो गया कि जो कि जंगल जाते हैं, फल ऐसा पेड़ से तोड़ते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गैदरर। उसी प्रकार से लकड़ी इकट्ठा करता है, उसको भी हम लोग गैदरर ही बोलते हैं। तो इन लोग से राजा कैसे टैक्स लेता था? इन लोगों को राजा बोलता था कि यार तुम लोग चुनने वाले लोग हो, फल फूल तोड़ने वाले लोग हो, जंगल में जाते हो भटकते हो, तो आज जाओ जंगल और हमारे लिए अच्छा एक टुकड़ी सेब तोड़ के लेते आओ, वही होगा उसका टैक्स। इस तरीके से वो टैक्स देता था। तो कहने का मतलब हर आदमी किसी न किसी रूप में राजा को टैक्स देता ही था। ठीक है, आगे। ऑल्सो देयर वेयर टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वेयर ब्राउट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, यहाँ तक के टैक्स उनको भी देना पड़ता था जो खरीद बिक्री का काम करते थे, चावल बेचना, दाल बेचना, गेहूँ बेचना, ये लोग जो बेचने का काम करते थे, जो ट्रेड का काम करते थे, इनको भी टैक्स देना पड़ता था राजा को। तो कहने का मतलब मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि चाहे इंसान कोई भी हो, हर किसी को टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो टैक्स वाला सिस्टम समझ आया आपको? चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक है हमारा है चेंजेस इन एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब खेती बाड़ी में किस प्रकार का उस समय पे बदलाव हुआ, किस प्रकार से कुछ चेंजेज हुए, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उस समय के बारे में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि उस समय पर, मतलब आज से बहुत समय पहले, खेती बाड़ी में 2 प्रकार का बदलाव हुआ, 2 प्रकार का चेंजेज हुए हैं, और वो 2 प्रकार का चेंजेज कैसा था उसी के बारे में बात करेंगे। तो देयर वेयर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब उस समय पे, आज से बहुत समय पहले के बारे में बात हो रहा है, उस समय पे खेती बाड़ी में 2 बड़े बड़े बदलाव हुए। और वो 2 बड़े बड़े बदलाव कौन से थे उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसमें बात करेंगे। देखो, पहला है प्लग्स विथ आयरन एजेज वेर इंट्रोड्यूस्ड एज फार्मिंग इम्प्लीमेंट। दिस हेल्प टू प्लग द लैंड विथ डेंस क्ले सॉइल बेटर देन द वुडन प्लग सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड। पहले क्या होता था ना, जो हल इस्तेमाल होता था, प्लग का मतलब होता है हल। अब तो हल देखने को मिलता नहीं है खेतों में, क्योंकि अब तो ट्रैक्टर ही जोत देता है पूरा खेत। तो पहले ना जो हल होता था वो लकड़ियों का होता था, और लकड़ी के हल उतने मजबूत नहीं होते थे, कई बार वो टूट जाते थे, और उतना अंदर वो मिट्टी के उतना अंदर वो जा नहीं पाता था। तो खेत का जो जोताई है अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे समय बदला, फिर हमारे सामने आ गया हल कैसा वाला, आयरन वाला, यानी कि लोहा वाला हल आ गया। उससे 2 बेनिफिट हुआ। पहला ये कि जल्दी टूटता नहीं था, दूसरा ये कि मिट्टी के बहुत ही अंदर तक वो धंस के ज़मीनों को खोद देता था, मतलब कि अच्छी तरीके से जोताई हो जाता था खेत का।
तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारा मिट्टी और ज़्यादा अच्छा हो गया जब उसको अच्छी तरीके से तोड़ा गया लोहे वाले हल से तब। ठीक है, तो पहला बदलाव खेती में क्या हुआ, पहला बदलाव एग्रीकल्चर में ये हुआ कि पहले लकड़ियों का हल चलता था, लकड़ी का, वो जल्दी टूट जाता था और अच्छी तरीके से हमारा मिट्टी उखड़ता भी नहीं था, है ना, तो खेत अच्छी तरीके से जोताता भी नहीं था। लेकिन बाद में फिर हमारे सामने आया हल वैसा जो कि आयरन से मिलके बना होता था, मतलब लोहा वाला हल। इसे दो बेनिफिट हुआ एग्रीकल्चर में, पहला वो टूटता नहीं था, दूसरा ये कि हमारा खेत अच्छी तरीके से जोताई हो जाता था और हम लोग अनाज उसके ऊपर अच्छी तरीके से उगा पाते थे। ठीक ना, तो ये पहला बदलाव था। दूसरा है पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड। सैपलिंग ऑफ पैडी वेर ग्रोन एट वन प्लेस एंड देन ट्रांसप्लांटिंग इट इनटू फील्ड्स। दिस लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड। पहले क्या होता था ना, जैसे मान लो चावल, गेहूं, दाल, पैडी ये सब लगाना होता था, तो आदमी गया खेत में और ऐसे पकड़ के उसको छींट दिया, अनाज को, मतलब दाना को छींट दिया और वहीं पे पेड़ उग जाता था। मतलब पहले के लोग सीड्स को यानी कि बीज को लगाते नहीं थे हाथों से, एक जगह एक जगह एक जगह एक जगह ऐसे करके नहीं लगाते थे। खेत में गए और मुट्ठी में लिए दाना, उसको पूरे खेत में छींट दिए। इससे क्या होता था, सीड्स तो आपने छींट दिया, बीज आपने छींट दिया, लेकिन चिड़ियाँ आती थी सब चुन के खा लेती थी, तो इससे हमारा अनाज उतने अच्छे तरीके से हो नहीं पाता था, पेड़ उग ही नहीं पाता था। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 दाना फेंका, 100 में से मुश्किल 10-12 दाना ही उग पाता था, क्योंकि सारा दाना कौन चुन लिया, चिड़ियाँ चुन के खा गई। लेकिन अब क्या होने लगा, इसमें बदलाव ये हुआ कि सारे सीड्स को एक जगह पर रख के उसे छोटा छोटा पौधा निकाला गया पहले, अब उस पौधे को वहाँ से उठा के खेतों में जाके लगा दिया गया। इससे क्या हुआ, हमारा पौधा का पौधा भी लग गया और हमारा सीड्स बर्बाद होने से भी बच गया। ये ठीक उसी प्रकार का बात हो रहा है जिस प्रकार का खेती हम लोग धान का करते हैं, है ना। धान में क्या करते हैं हम लोग, पहले ही छोटा सा प्लांट उगा लेते हैं, फिर उसको जाके हम लोग उखाड़ते हैं, फिर जाके खेतों में उसको लगा देते हैं, है ना। वही बात यहाँ पे हुआ। तो बताओ, सीड को छींट देना ठीक रहेगा या प्लांट को पहले उगा लो फिर जाके खेतों में लगाओ तो वो ठीक रहेगा? बिल्कुल दूसरा वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, यानी कि पहले प्लांट को एक जगह पर उगा लो फिर उसको वहाँ से उखाड़ के खेतों में जाके लगा दो, है ना, ये अच्छा रहेगा। और तो यही हमारे दो मेजर बदलाव थे जो उस समय पे खेती बाड़ी में हुआ था, लोगों ने किया था अपने फसल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे। जनरली स्लेव्स मेन एंड वोमेन यानी कि दासा और दासी एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, जिसको हम लोग कामाकाराज ही बोलते थे, हैड टू डू दिस वर्क। मतलब जो महिला पुरुष गुलाम होते थे जो कि दूसरे के लिए काम करते थे, वो लोग ये सब काम किया करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। तो उस समय पे जो मेन होते थे, मतलब कि जो पुरुष होता था और जो गुलाम होता था उनको दासा कहा जाता था, और जो महिला है जो गुलाम हुआ करती थी उसको दासी कहा जाता था, और जो लेबर होते थे खेतों में काम करने वाले उनको कामाकाराज कहा जाता था। तो ये सब काम करने का मतलब ये सब जो हम लोगों ने अभी ऊपर 2 पॉइंट में पढ़ा, ये सब काम कौन करते थे? यही लोग करते थे, है ना, पुरुष, महिला, लेबर, यही सब काम इसमें करते रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अ क्लोजर लुक मगध। इसमें हम लोग 2 जगह के बारे में पढ़ेंगे, पहला हमारा होगा मगध, दूसरा हमारा होगा वज्जी। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे मगध के बारे में। शुरू किया जाए, चलिए। अ क्लोजर लुक मगध मतलब कि हम लोग एक छोटा सा लुक देखने वाले हैं मगध का कि मगध क्या था, आज मगध को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, देखा जाए कि लिखा हुआ है अबाउट 200 ईयर्स अगो, लगभग आज से 200 साल पहले, मगध वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद। मतलब आज से 200 साल पहले मगध हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट महाजनपद हुआ करता था। मतलब यहाँ पे भी बड़े बड़े लोग राजा हुआ करते थे यहाँ पे भी। ठीक है ना, मतलब कि मगध भी एक तरीके का कैसा राजा था, राजा महाराजा वाला यहाँ पे चलता था पहले। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी बड़े बड़े राजा लोगों ने जन्म लिया है। Rivers such as the Ganga and Son flowed through Magad. It helped for transport, water supplies and making the land fertile. मगध के बगल से होके गुजरती है 2 नदी, गंगा और उसका छोटा मोटा हिस्सा आप कह सकते हैं। तो ये गंगा और सोन, मतलब गंगा और सोन ये 2 ऐसे नदी हैं जो मगध से होके गुजरती हैं, और इन्हीं दोनों नदी के वजह से मगध में पूरा का पूरा पानी का सप्लाई होता है।
खेती बाड़ी करना हो, नाव चलाना हो, बड़े बड़े जहाज चलाना हो, या फिर ज़मीनों में पानी देना हो, सब इन्हीं दो नदी की वजह से हो जाता है। आगे, फॉरेस्ट ऑफ मगध प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्स एंड कैरियर्स। और मगध के अंदर जो बड़े बड़े जंगल थे, इन जंगल से जो लकड़ी मिलता था, इस लकड़ी से क्या बनाते थे हम लोग? बड़े बड़े घर बनाते थे लकड़ी के, काट बनाते थे। काट का मतलब हो गया एक तरीके से कुछ रखने वाला सामान हो गया, है ना, ये सब हो गया, बैलगाड़ी हो गया, ये सब हम लोग बनाते थे। और कैरियर यानी कि रथ, ये सब भी हम लोग लकड़ियों से बनाया करते थे उस समय पे, ठीक है। तो मगध के अंदर जो जंगल हुआ करता था, उस जंगल के लकड़ियों से हम लोग ये सब चीज़ बनाने का काम करते थे। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी। और मगध के जंगलों में जो हाथी पाए जाते थे उस समय पे, उस हाथी को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते थे? आर्मी में, लड़ाई के तौर पे। मतलब कि हाथी से सामान को यहाँ से वहाँ लेके जाना, हाथी के ऊपर सामानों को लोड करके पहुँचाना, है ना। कई बार तो आदमी भी हाथी के ऊपर ट्रैवल करता था। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि हाथियों का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते थे? आर्मी में करते थे लोगों को, मतलब आर्मी में लोगों को इधर से उधर पहुँचाने के लिए, है ना, इस चीज़ के लिए करते थे। आगे, और ख़ास करके हाथी का इस्तेमाल हम लोग उस समय पे ज़्यादातर भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करते थे, ठीक है। आगे, आर्मी में तो करते ही थे, सामानों को भी इधर से उधर लेके जाने के लिए करते थे। देयर वेयर लार्ज डिपोजिट्स ऑफ आयरन ओर विच वॉज यूज फॉर मेकिंग वेपन्स, टूल्स एटसेट्रा। मगध में बड़े लेवल पर आयरन भी पाए जाते थे, मतलब कि मगध में बड़े लेवल पर लोहा भी पाया जाता था। और इस लोहा से क्या बनता था? हथियार, औजार, जिसको कि हम लोग लड़ाई पिट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे बनता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये पूरा का पूरा हम लोग बात पढ़ रहे हैं मगध के बारे में। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु, हु यूज ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्क्योर अदर जनपद। मतलब इस मगध में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल राजा हुए हैं, जो कि अब तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था। पहला थे हमारे बिम्बिसार और दूसरे थे हमारे अजातशत्रु। तो ये ऐसे दो राजा थे जो कहाँ से बिलोंग करते थे? मगध से बिलोंग करते थे। और इन्होंने पूरा कोशिश किया था अलग अलग जगहों को भी अपने कब्जे में कर लिया जाए, मतलब कि अलग अलग जनपद को भी अपने जगह में, जनपद मतलब अलग अलग जगहों को भी अपने कब्जे में कर लिया जाए, इन लोगों ने पूरा कोशिश किया था। तो ये दो राजा का नाम याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से वो दो राजा थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे हमारे मगध के? तो अजातशत्रु और बिम्बिसार, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे, महापद्मानंदा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। एक और हमारे पास राजा हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महापद्मानंदा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि सिंपल सा आप इसको ऐसे समझो कि लगभग इसका भी कंट्रोल बहुत दूर तक फैला हुआ था, मगध के अधिकतर एरिया पे इसका कंट्रोल था, ठीक है। आगे, राजगीर, राजागिरी जिसको हम लोग आज किस नाम से जानते हैं? राजगीर के नाम से जानते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ के बारे में बात कर रहे थे, हमारे बिहार के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। मतलब हम लोग बिहार को पहले किस नाम से जानते थे? मगध के नाम से जानते थे, ठीक है। तो राजागिरी जिसको हम लोग आज राजगीर के नाम से जानते हैं, इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। मतलब पहले हमारे बिहार का कैपिटल क्या था? राजगीर था। मतलब आज हम लोग बोलते हैं बिहार, लेकिन हमारे बिहार का पहला नाम क्या था? मगध। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो उस समय पे मगध यानी कि बिहार का कैपिटल क्या था? राजगीर था। कुछ समय के लिए राजगीर था, लेकिन बाद में इसको बदल के क्या कर दिया गया? पाटलिपुत्रा कर दिया गया। और इस पाटलिपुत्रा को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। तो बताइए आज बिहार का कैपिटल क्या है? पटना है। तो यहाँ पे कहानी समझिएगा, दो तीन कहानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि बिहार को हम लोग पहले नाम से जानते थे मगध, मतलब कि बिहार का पहला नाम क्या था? मगध। और उस समय पे मगध का कैपिटल क्या हुआ करता था? राजगीर हुआ करता था। लेकिन बाद में उसके कैपिटल को बदल के क्या कर दिया गया? पाटलिपुत्रा कर दिया गया। और वही पाटलिपुत्रा आज हमारा क्या बन गया है? पटना बन गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब पूरी तरीके से जो हम लोग मगध मगध बार बार बोल रहे थे, इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहे थे? बिहार के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और हमारे पटना का, जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं पटना में, हमारे पटना का पहला नाम क्या था? पाटलिपुत्रा था, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि हमारे पटना में पाटलिपुत्रा नाम करके एक जगह भी है, स्टेशन भी है। तो वो चीज़ हम लोगों ने भी खोया नहीं है, हमारे पास है। लेकिन हाँ, लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग आज पटना को जानते हैं वो पटना के नाम से जानते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है
अलेक्जेंडर के बारे में कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर कौन थे, ज़रा इसके बारे में ही बात करते हैं हम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ था। मोर देन 2300 ईयर्स अगो, लगभग आज से 2300 साल पहले के बारे में बात हो रहा है। सोचिए, बहुत पहले के बारे में बात हो रहा है। तो आज से 2300 साल पहले अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैकेडोनिया इन यूरोप वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्क्योरर। मतलब आज से 2300 साल पहले एक और हमारे सामने राजा थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर। ये कहाँ रहते थे? यूरोप में एक जगह है मैकेडोनिया। यूरोप हमारा क्या है? कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यूरोप में एक जगह है मैकेडोनिया, वहाँ पे ये रहते थे। इनका सपना था कि हमको पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। मतलब हम जो आपको कहानी बता रहे हो अलेक्जेंडर के बारे में कहानी है, आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर। तो इनका मकसद ये था, पहली बात तो ये रहते कहाँ थे? यूरोप में। और यूरोप में भी कहाँ रहते थे? मैकेडोनिया में रहते थे। तो मैकेडोनिया एक जगह है जो कि कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। तो ये यूरोप के अंदर मैकेडोनिया में रहते थे और इनका सपना था कि हमको पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, ठीक है। आगे, he did not conquer the world but conquer parts of Egypt and West Asia। इन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा तो नहीं कर पाया, मतलब ये पूरी दुनिया पे कब्जा तो नहीं कर पाए, लेकिन इजिप्ट के कुछ हिस्सों पे और एशिया का जो वेस्ट वाला हिस्सा है, यानी कि एशिया का जो पश्चिम वाला हिस्सा है, अधिकतर हिस्सा पे इसका कंट्रोल हो गया था। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा तो नहीं कर पाया, लेकिन कुछ हिस्से पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। Alexander came to the Indian subcontinent and reaching the banks of the Beej। ये इनका सपना था कि पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, तो कब्जा करने के लिए ये इंडिया भी आ रहे थे। और इंडिया ये आए भी थे। किधर से आए थे भाई? ये आए थे बीज नदी से होते हुए, ठीक है। When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused। They were scared because they had heard that the rulers of India and vast armies of foot soldiers, carriers and peasants। सोचो, मतलब दुनिया का वो राजा जिन्होंने पूरी दुनिया को कब्जा करने का सोचा, वो जब इंडिया आने चाह रहे थे तो उनके सिपाहियों ने इंडिया आने से मना कर दिया। आप इसको ऐसे समझो, अलेक्जेंडर का सपना क्या था? पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। वो कब्जा करते 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 इंडिया की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके सिपाहियों ने कहा कि नहीं हुजूर, हम अलग कंट्री के ऊपर हमला करके आपको जिता के दे सकते हैं कंट्री, लेकिन इंडिया के ऊपर हम हमला नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इंडिया का उस समय पे राजा लोग सब कोई क्या थे? बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। किससे? अलेक्जेंडर के आर्मी से। इसीलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम इंडिया पे हमला नहीं करेंगे। सोचो, यदि किसी आर्मी का मतलब किसी राजा का यदि आर्मी ही मना कर दे कंट्री पे हमला करने से, इसका मतलब वाकई में वो कंट्री क्या रहा होगा? बहुत पावरफुल रहा होगा। वाकई में हमारा इंडिया बहुत ही पावरफुल था उस समय पे। समझ में आ रही है बात? और अभी भी है, अभी भी हम लोग पीछे नहीं है, अभी भी हम लोग बहुत आगे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे साफ है कि जो आदमी, यानी कि अलेक्जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, अलेक्जेंडर जिसका सपना था पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, उन्होंने बहुत हिस्से पे कब्जा किया भी था, लेकिन जब इंडिया आए तो उन्होंने क्या कर लिया? हार मान लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था पहले से यहाँ के राजा के बारे में। यहाँ के राजा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और मजबूत थे, तो उनके सिपाहियों ने कहा कि नहीं हुजूर, हम नहीं जा सकते हैं, आपका हम साथ अलग कंट्री को जितने में दे सकते हैं, लेकिन इंडिया पे हम आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ का राजा बड़ा खतरनाक है, मेरा जान चल जाएगा। समझ के बात को? ये था हमारा अलेक्जेंडर के बारे में पूरा का पूरा कहानी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हमने आपको बताया। अगला टॉपिक होगा हमारा, और इस चैप्टर का वो सबसे लास्ट टॉपिक होगा, वो होगा हमारा क्लोजर लोग वज्जी। पहला हमने पढ़ा ए नंबर में मागध के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वज्जी के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है अ क्लोजर लोग वज्जी। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। जिस तरीके से हमने पहले वाले क्लास में, मतलब कि पिछले वाले क्लास में हमने मगध के बारे में पढ़ा ए नंबर में, और बी नंबर में हमारा वज्जी है, तो ये दो जगह के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो मगध के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वज्जी के बारे में भी पढ़ लेंगे। शुरू करते हैं, छोटा सा टॉपिक है और ये टॉपिक सबसे लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का। पहला पॉइंट है इसमें, द कैपिटल ऑफ वज्जी वाज वैशाली, जो कि कहाँ पड़ता है? आज बिहार में पड़ता है। मतलब कि वज्जी का जो कैपिटल था वो क्या था? वैशाली था, और ये वैशाली आज हमारे बिहार में ही पड़ता है, ठीक है। इट हैड डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉन एज गना और संघा। वज्जी का सिस्टम बड़ा ही अजीब था, मतलब कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का सिस्टम था वो सबसे अलग था। यहाँ पे गना और संघा वाला सिस्टम चलता था। अब सवाल है कि ये गना और संघा क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं।
मतलब ये हुआ कि वज्जी का कैपिटल सिटी वैशाली है, पहला पॉइंट, जो कि आज बिहार में पड़ता है। दूसरा है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट का सिस्टम था वो कैसा चलता था, गना और संघा वाला चलता था। यहाँ पे कैसे चलते थे, क्या होता है गना, क्या संघा होता है, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला गना समझो क्या होता है। इट इज यूज फॉर अ ग्रुप दैट हैज मैनी मेंबर्स। गना का मतलब हो गया ऐसे लोगों का ग्रुप जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब मान लीजिए कोई एक ग्रुप है जिसमें कि 500 लोग हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उस ग्रुप को गना बोल देंगे। गना, GANA, गना। ओके, तो ये हो गया हमारा गना। तो गना का मतलब क्या हुआ, गना का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का ग्रुप है, जैसे मान लीजिए 400 लोग हैं, 500 लोग हैं, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे, गना बोल देंगे। और संघा क्या होता था भाई, देखो मीन्स, संघा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। मतलब जब बहुत सारे ग्रुप अलग अलग जगह पर होते थे उसी को हम लोग कह देते थे संघा। मतलब एक ग्रुप का नाम हम लोग गना बोलेंगे और बहुत सारे ग्रुप यदि हैं तो उन सबको हम लोग एक साथ क्या बोल देंगे, संघा बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसा वाला वहाँ पे सिस्टम चलता था। तो यहाँ पे आप सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि जो लोगों, एक जो ग्रुप था उस ग्रुप का जो हेड होता था वही उस ग्रुप पे अपना हुक्म चलाता था। ठीक है, और जो संघा है इसमें बहुत सारे ग्रुप होते थे, इन बहुत सारे ग्रुप का जो हेड होगा वही इन सबको कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सिस्टम बिल्कुल अलग ही था। आगे है, इन अ गना और अ संघा देयर वेयर थाउजेंड्स ऑफ रूलर्स हु रूल्ड टुगेदर एंड ईच वन वाज नोन एज राजा। तो गना और संघा इन सभी में बहुत सारे राजा हुआ करते थे। जैसे गना का मतलब हमने आपको बताया अभी, लोगों का ग्रुप। जैसे मान लीजिए 500 लोग हैं, उस ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, गना बोल देंगे। और उस ग्रुप का एक आदमी होगा ना जो हेड होगा, उसी को हमने क्या बोला, राजा बोल दिया। तो ऐसे ऐसे गाना बहुत सारे हुआ करते थे, तो राजा भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है ना, तो ये सब लोग मिल के ही अलग अलग गना को चलाते थे, अलग अलग संघा को चलाते थे, और इन सभी को समय पे क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। ठीक है, दिज राजाज केम टुगेदर टू फॉर्म वेरियस रिचुअल्स। और ये सारे के सारा राजा लोग एक जगह पर इकट्ठा होते थे साल में कई बार, अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए। मतलब पूजा पाठ करना हो गया, कोई पर्व त्यौहार मनाना हो गया, है ना, कोई बलिदान देना हो गया, बलि उली देना हो गया, तो ये सारा राजा लोग आपस में इकट्ठा होते थे। ठीक है, ऑल्सो दे मीट इन असेंबलीज टू डिस्कस, डिबेट एंड टू टेक मेजर पॉलिसी डिसीजंस। और ये सारे के सारे राजा लोग आपस में इकट्ठा होते थे इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए भी कि आगे क्या काम करना है, आगे क्या होना है, कैसे राज्य चलाना है, कैसे लोगों का भलाई होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस हो, इसलिए भी ये लोग आपस में इकट्ठा होते रहते थे। ठीक है, मतलब कि ये लोग पूरी तरीके से कोशिश करते थे कि आपस में मीटिंग करके अपने राज्य को अच्छी तरीके से चलाया जाए। ठीक है, आगे दासास, दासीज, यानी कि दासा के बारे में हमने बताया था आपको। वैसे लोग जो कि मेल हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे, दासा। मतलब कि जो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और वो मेल है, मतलब एक तरीके से बोलो गुलाम जो हैं, जो मेल हैं वो गुलाम है, तो उसको हम लोग दास बोलते थे। और जो दासी है उसके लिए वो क्या कहलाता था, फीमेल। मतलब कोई महिला है जो किसी के अंदर में काम करती है, गुलाम है वो, उसको हम लोग दासी बोलते थे। ठीक है, और कामाकारा का मतलब क्या हुआ, जो लेबर थे एक तरीके से, जो खेतों में काम करते थे। तो दास, दासी, लेबर कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली। तो ये छोटे छोटे लोग इन सभी के असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि ये जो मीटिंग हो रहा था ये किसका मीटिंग होता था, राजा लोग का मीटिंग होता था। उस राजा लोग के मीटिंग में छोटे मोटे लोग क्या करेंगे जाके, इसीलिए इन मीटिंग में इन लोगों को शामिल होने का परमिशन नहीं दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद द बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग्ड टू गानाज और संघाज। सोचो, यहाँ तक कि हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा जो कि हमारे इंडिया में बहुत रेस्पेक्टेबल चेहरा है, पहला हमारे बुद्ध जी, दूसरा महावीर, ये सब भी गना और संघा से बिलोंग करते थे। मतलब भी ये लोग भी किसी न किसी ग्रुप में ही थे पहले। समझ में आ रही है बात, आगे। अबाउट 1500 ईयर्स अगो द गनाज और संघाज वेर कन्क्यूर्ड बाय गुप्ता रूलर्स। लेकिन बाद में जितने भी गना संघा थे, इन सभी के जितने भी राजा थे, छोटे मोटे बड़े जो भी राजा थे, इन सभी को अपने कब्जे में कर लिया किसने, गुप्ता रूलर ने। मतलब कि अलग प्रकार के राजा थे, गुप्ता जिनका था, मतलब कि गुप्ता एक तरीके से पूरा साम्राज्य था गुप्ता रूलर का, उन्होंने इन सभी राजा को अपने अंदर में कब्जे में कर लिया। और उसके बाद फिर इन सभी का कंट्रोल खत्म हो गया। फिर कंट्रोल किसका स्टार्ट हुआ, किसका कब्जा करना स्टार्ट हुआ, गुप्ता रूलर का स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिख दिए हैं जो कि आप याद रख लीजिएगा, और ये डेट्स हमने क्लास में भी आपको बताते
चला है, मतलब कि ये सब कुछ नया डेट नहीं है, इसके बारे में आप चैप्टर में ही अंदर में पढ़ चुके हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे डेट लिखे रहते हैं जो कि आप ऑलरेडी अंदर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा। यहीं पे हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। क्या कहीं पर कोई डाउट आप लोगों को? चलिए, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहे तो एक बार कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।